Dear students, Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss some CSS properties. Before starting today's lecture, let's have a look what we studied in the previous lecture. In a previous lecture, we started CSS cascading style sheets. Basically, हमने देखा कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती हैं और हमें किस तरह से ये बेनिफिट देती हैं. कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बेसिकली हमें दो तरह से फैसिलिटेट करती हैं. एक तो कोड रीयूजेबिलिटी और सेकंड है कि हमारा लेआउट के पे कंट्रोल बेहतर करती हैं. तो CSS बेसिकली वेब पेज की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती हैं. हम CSS को इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम HTML एलिमेंट्स के लिए स्टाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं और जब हम स्टाइल को इंक्लूड करते हैं वेब पेजेस के अंदर तो जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर शो करने की बजाय वो बिहेवियर शो करते हैं जो कि हमने स्टाइल शीट में उन्हें अप्लाई किया होता है. फिर हमने देखा कि स्टाइल शीट्स लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. इसमें हमने तीन ऑप्शंस देखे थे. सबसे पहले इनलाइन स्टाइल. इनलाइन स्टाइल बेसिकली टैग लेवल के स्टाइल होता है. हम हर टैग के अंदर स्टाइल डिफाइन करते हैं और वो स्टाइल जो है जस्ट उसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर अप्लाई होता है. अगर हम इनलाइन स्टाइल को देखें तो इनलाइन स्टाइल हमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल देता है टैग्स की या एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमें कोड रीयूजेबिलिटी का बेनिफिट जो है वो अचीव नहीं होता है इनलाइन स्टाइल के केस में. उसके बाद हमने जो सेकंड ऑप्शन पढ़ी वो थी इंटरनल स्टाइल या एम्बेडेड स्टाइल. इंटरनल स्टाइल बेसिकली पेज लेवल स्टाइल है. हम एक पेज के लिए हेड सेक्शन में स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं और उस पेज के अंदर जब भी हम उन टैग्स को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वही स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि हमने हेड सेक्शन में डिफाइन किया होता है. इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल. एक्सटर्नल स्टाइल बेसिकली हम एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें हम तमाम एलिमेंट्स के लिए स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं और उस CSS फाइल को हम वेबसाइट के तमाम पेजेस में इंक्लूड करवा लेते हैं और ऑटोमेटिकली इस तरह से पूरी वेबसाइट पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो बेसिकली वेबसाइट लेवल का स्टाइल है. इसके बाद हमने देखा कि CSS रूल्स कैसे डिफाइन होते हैं. एक्चुअली जब हम CSS को यूज़ करते हैं तो हम HTML एलिमेंट्स के लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं. हम ये डिफाइन करते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के बजाय ये वाला स्टाइल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये अडॉप्ट करेगा और इस तरह से बिहेव करेगा. इसके बाद हमने IDs एंड क्लासेस देखी. जो स्टाइल हम डिफाइन करते हैं किसी टैग के लिए उसमें इशू ये था कि अगर हम उस टैग को यूज़ करते हैं तो जस्ट वो एक सिमिलर बिहेवियर होगा जितने भी इंस्टेंसेस उस टैग के यूज़ होंगे किसी भी वेबसाइट में. तो क्लासेस और IDs हमें इनेबल करती हैं कि हम एक ही टैग के लिए मल्टीपल बिहेवियर्स डिफाइन कर लें. ID बेसिकली यूज़ होता है जब हमने किसी
स्टाइल को वेबसाइट में जस्ट एक दफ़ा यूज़ करना हो तो हम आईडी के थ्रू अल्टरनेटिव बिहेवियर डिफाइन करते हैं, और अगर हमने किसी अल्टरनेटिव बिहेवियर को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना हो वेब पेज के अंदर तो हम क्लासेस डिफाइन करते हैं उस एलिमेंट के लिए। आज के लेक्चर में हम CSS रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम CSS की बात करें तो CSS वेब पेज की प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है हमने जो कि हमने टैग्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो अगर आप CSS सीखना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपने प्रॉपर्टीज़ को सीखना होता है, और हर प्रॉपर्टी के आप कौन सी पॉसिबल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जब आप स्टाइल डिफाइन करते हैं तो फिर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर, जिन्हें हम CSS रूल्स कहते हैं। तो बेसिकली हमने CSS सीखने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ और उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है, और ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो सकती है। आज हम सबसे पहले फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग CSS। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लिंक्स हैं वेबसाइट के ऊपर हम उन्हें कैसे स्टाइल कर सकते हैं। फिर हम बैकग्राउंड को स्टाइल करना सीखेंगे, और आखिर में हम टेबल्स को स्टाइल करना सीखेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम CSS को यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम HTML एलिमेंट्स के लिए रूल्स डिफाइन करते हैं, और रूल्स में हम उन एलिमेंट्स को अपनी मर्ज़ी का स्टाइल देते हैं। तो जब ये CSS स्टाइल शीट यूज़ होती है किसी वेब पेज के अंदर, तो वो एलिमेंट्स जो जिन्हें हमने स्टाइल किया होता है वो एलिमेंट्स अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के अलावा के बजाय वो स्टाइल अडॉप्ट करते हैं जिन्हें हमने स्टाइल शीट में अप्लाई किया होता है। अगर आप किसी एलिमेंट के लिए या किसी HTML टैग के लिए स्टाइल रूल डिफाइन करते हैं तो बेसिकली तो उस रूल के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर वन सिलेक्टर, बेसिकली यहाँ पे हम वो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमने कोई प्रॉपर्टी या कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है। इसके बाद हमारे पास डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में हम वो एलिमेंट जिसे हमने सेलेक्ट किया था हम उसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, या हम उस एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई करते हैं। जब हम स्टाइल डिक्लेयर करते हैं किसी एलिमेंट के लिए तो उस डिक्लेरेशन के दो सब पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी और एक जो है वैल्यू। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमने बेसिकली H1 जो एलिमेंट है HTML का, हमने उसे कलर की प्रॉपर्टी जो है उसे सेट किया है ब्लू। इट मींस कि जब हम वेब पेज में H1 को यूज़ करेंगे तो वो अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के बजाय वो ब्लू कलर अडॉप्ट करेगा। आप इसमें देखेंगे जो H1 है वो सिलेक्टर है, कलर प्रॉपर्टी है जिसे हमने ब्लू वैल्यू असाइन की है। तो इस रूल को अगर आप देखें तो बेसिकली जो चीज़ हमने लर्न करनी है वो ये है कि किसी टैग या किसी एलिमेंट के ऊपर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं या कौन सा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं।
So to control the presentation of an element, you need to know the corresponding properties. बेसिकली जब हम प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं तो हम जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें एक ग्रुप की फॉर्म में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल कि जो टेक्स्ट कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो स्टडी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक ग्रुप में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो जस्ट वही इकट्ठे या एक अप्लाई हो सकती हैं. मल्टीपल ग्रुप्स में से कुछ प्रॉपर्टीज़ आप चूज़ करके आप एक स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं. CSS हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिन्हें हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो टेक्स्ट की फ़ॉन्ट और उसकी टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करती हैं. अगर हम फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, ये बेसिक और बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो उनके साथ ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का इशू है, यानी कुछ ब्राउज़र तो उन्हें सपोर्ट करते हैं और कुछ ब्राउज़र उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं. तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और हम इन प्रॉपर्टीज़ को क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं. फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो फ़ॉन्ट फैमिली है. बेसिकली इट स्पेसिफाइज द टाइप फेस और फैमिली ऑफ फ़ॉन्ट दैट शुड बी यूज्ड. कॉमन वैल्यूज़ जो कि हम फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को साइन कर सकते हैं, एरियल, कोरियर न्यू, जॉर्जिया, टाइम्स न्यू रोमन, ये बेसिक वो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम यूजुअली असाइन करते हैं. बेसिकली जब हम कोई फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करते हैं तो वो ठीक तरह से बिहेव उसी केस में करती हैं अगर ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करता है उस फ़ॉन्ट फैमिली को, या वो फ़ॉन्ट जो है वो आपकी मशीन पे इंस्टॉल्ड है. तो जो कॉमन वैल्यूज़ अभी बताई हैं यूजुअली ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं ब्राउज़र्स के अंदर. एक एग्जांपल देखें आप. इस एग्जांपल में हमने H1 सिलेक्टर है या एलिमेंट है जिसे हमने फ़ॉन्ट फैमिली एरियल जो है वो सिलेक्ट किया है. तो अगेन आप देखें वही CSS रूल एक डिफ़ाइन किया हमने H1 के लिए. जो सेकंड फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो फ़ॉन्ट साइज़ है. बेसिकली इट स्पेसिफाइज द साइज़ ऑफ अ फ़ॉन्ट. जो कॉमन वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं तो हम दो तरह से वैल्यूज़ असाइन करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को. एक पिक्सेल्स की फॉर्म में हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं और जितनी बड़ी वैल्यू हम असाइन करेंगे टेक्स्ट साइज़ उतना ही बड़ा होगा. इसके अलावा कुछ एब्सोल्यूट साइजेस भी हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं. फॉर एग्जांपल स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज. तो इस तरह कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी डिफाइंड हैं. तो अगर हम एग्जांपल देखें इसके, तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे हमने H1 टैग को फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल्स असाइन किया है. इट मींस कि जब H1 टैग यूज़ होगा तो उसका जो साइज़ है वो 20 पिक्सल्स होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फ़ॉन्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है वो फ़ॉन्ट वेट है. बेसिकली फ़ॉन्ट वेट स्पेसिफाई करता है कि जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो नॉर्मल होगा या वो बोल्ड होगा. तो जब हमने टेक्स्ट की अपीयरेंस को बोल्ड बनाना हो
तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। जो कॉमन वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं वो नॉर्मल, इट मीन्स के टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल फॉर्म में डिस्प्ले होगा, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इसी तरह से ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं 100 से लेकर 900 तक। तो हम फ़ॉन्ट वेट को ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि असाइन करते हैं। एग्जांपल देखें आप, H1 फ़ॉन्ट वेट इज़ बोल्ड। तो जब हमने किसी भी एलिमेंट को टेक्स्ट फ़ॉन्ट अपीयरेंस को हमने बोल्ड करना हो तो हम फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फ़ॉन्ट रिलेटेड, वो हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है। बेसिकली फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है कि अगर हमने ये स्पेसिफाई करना हो कि फ़ॉन्ट जो है वो नॉर्मल होगा या इटैलिक होगा या ऑब्लिक होगा, इनमें से अगर कोई स्टाइल हम अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट के ऊपर तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जो कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारे पास नॉर्मल के जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल तरीके से डिस्प्ले होगा, इटैलिक के वो टेक्स्ट इटैलिक होगा, ऑब्लिक के टेक्स्ट जो है वो एंगल्ड फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अगर एग्जांपल देखें आप कि हम इस एग्जांपल में हम H1 को फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक जो है वो साइन कर रहे हैं। इट मींस कि जब H1 टैग डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के ऊपर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट रिलेटेड, वो है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट डिस्प्ले होगा वो नॉर्मल होगा या स्मॉल कैप्स में। बेसिकली स्मॉल कैप्स जो है वो अपर केस का एक स्मॉलर वर्जन है। तो कॉमन वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं वो नॉर्मल और या स्मॉल कैप्स हैं। आप एग्जांपल देखें कि इस एग्जांपल में हमने H1 टैग को जो है फ़ॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी जो है उसे स्मॉल कैप्स जो है वैल्यू असाइन की है। अभी हमने कुछ फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और हमने ये देखा है कि ये प्रॉपर्टीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। आइए अब हम इस एग्जांपल में स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं जो कि फ़ॉन्ट को कंट्रोल कर रहा है। आप देखेंगे इस स्टाइल शीट में हमने H1 एलिमेंट के लिए स्टाइल डिफ़ाइन किया है। तो CSS रूल्स के मुताबिक H1 हमारा सिलेक्टर होगा। फिर आप देखेंगे हमने फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, फ़ॉन्ट वेट बोल्डर, फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सेल्स, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। अब देखेंगे हमने वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ी थी उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने अप्लाई किया है H1 टैग के ऊपर और इसके बाद हमने CSS रूल को एंड किया। अब हम HTML फाइल के अंदर अगर इस रूल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप देखें कि हमने लिंक का टैग यूज़ किया है। हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि लिंक टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके बाद देखें आप कि हमने इस वेब पेज में जो बॉडी सेक्शन है उसमें हमने जस्ट H1 का टैग यूज़ किया है और उसमें हमने लिखा है COMSAT इंस्टीट्यूट ऑफ IT। अब आप देखें कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो लोअर केस में है और कुछ जो वर्ड्स हैं वो अपर केस में है। हमने जो स्टाइल प्रीवियस स्लाइड में डिफ़ाइन किया था H1 के लिए तो उसमें हमने फ़ॉन्ट वेरिएंट जो है वो स्मॉल कैप्स रखा था। तो बेसिकली स्मॉल कैप्स जो है वो लोअर केस को एक स्मॉलर वर्जन अपर केस का जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इस कोड की आउटपुट देखें तो देखें आप COMSAT इंस्टीट्यूट ऑफ IT जो डिस्प्ले हो रहा है तो वो
अपर केस में है, जो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस में था वो अपर केस में ही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो लोअर केस में था आप देखें वो अपर केस के मुकाबले में थोड़ा स्मॉल है, लेकिन वो अपर केस का ही वेरिएंट है। फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे वो हैं कलर, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। तो बेसिकली ये कॉमन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम स्टाइल डिफाइन करते हुए यूज़ करते हैं। आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर। बेसिकली इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। जब हम डिफ़ॉल्ट कलर के बजाय अपनी मर्ज़ी का कलर किसी टेक्स्ट को असाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखें आप, पी कलर इज़ ग्रीन। इस एग्जांपल में देखें आप कि हमने पैराग्राफ के टैग को ग्रीन कलर असाइन किया है। इट मीन्स के जब भी हम वेब पेज के अंदर पी का टैग यूज़ करेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है टेक्स्ट रिलेटेड वो टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन बेसिकली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो वर्टिकल अलाइन है। वर्टिकल अलाइन बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ देखें तो सब यानी सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टॉप, मिडल, बॉटम, तो हम इनमें से कोई सी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू हम टेक्स्ट को स्पेसिफाई करते हैं कि टेक्स्ट अंडरलाइन होगा, ओवरलाइन होगा, लाइन थ्रू होगा, ब्लिंकिंग होगा या नॉर्मल टेक्स्ट होगा। हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए वो अंडरलाइन, इट मीन्स कि टेक्स्ट अंडरलाइंड होगा, ओवरलाइन यानी कि टेक्स्ट के जो ऊपर एक लाइन ड्रॉ होगी, लाइन थ्रू टेक्स्ट के बीच में से लाइन ड्रॉ होगी, और ब्लिंकिंग टेक्स्ट। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ होती है कि हम अगर ये चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो, लोअर केस में हो या कैपिटलाइज्ड फॉर्म में हो, तो इस तरह की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लोअर केस करते हैं तो चाहे हमने टेक्स्ट को अपर केस में लिखा हो वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करते हैं तो टेक्स्ट जब भी डिस्प्ले होगा वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि जब भी डिस्प्ले होता है टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 1 पिक्सल की स्पेस होती है। अगर हम टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल स्पेसेस भी रखें तब भी वो टेक्स्ट जब डिस्प्ले होगा तो वो तमाम स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। अगर हम लेटर्स के बीच में स्पेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग।
तो लेटर स्पेसिंग में बेसिकली हम पिक्सेल्स की फॉर्म में स्पेस बता देते हैं कि लेटर्स के बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए। आप एग्जांपल देखें कि H1 का टैग है और उसे हमने लेटर स्पेसिंग जो है वो 3 पिक्सेल्स असाइन किया है। इट मींस H1 का टैग जब भी यूज़ होगा तो उसके लेटर्स के बीच में 3 पिक्सेल्स की स्पेस होगी। लास्ट प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकती है वो वर्ड स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग बेसिकली वर्ड्स के बीच में स्पेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। अगेन अगर हम टेक्स्ट टाइप करते हुए वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेसेस दें भी तो ब्राउज़र जब उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है तो वो उन स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ड्स के बीच में स्पेस हो तो आप वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखें, हमने H1 टैग को वर्ड स्पेसिंग जो है 4 पिक्सेल्स रखा है। इट मींस कि आप जब भी H1 का टैग यूज़ करेंगे उसमें डिफरेंट वर्ड्स के बीच में 4 पिक्सेल्स की स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट होगी। इस एग्जांपल में हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले देखें कि हमने H1 टैग के लिए ही प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हैं। देखें कि हमने जो H1 का जो फर्स्ट रूल है बेसिकली उसमें हमने H1 के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की हैं जिनमें फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ है। बेसिकली ये फ़ॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने H1 के अप्लाई की हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे हमने क्लास डिक्लेयर की है H1 टैग के लिए और हमने H1 और क्लास का नेम रखा है टाइटल। हम लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि क्लासेस कैसे डिफाइन होती हैं। इस क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हमने कलर ऑरेंज किया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सेल्स। तो हम जब भी H1 के अंदर टाइटल की क्लास यूज़ करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टाइल को अडॉप्ट कर लेगी। फिर हमने एक और क्लास डिफ़ाइन की है जिसे हमने H1 डॉट बॉडी टेक्स्ट के लिए नाम दिया है। इस क्लास के अंदर भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की हैं। कलर हमने पर्पल रखा है इसका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने H1 का टैग है उसे मल्टीपल स्टाइल्स जो हैं वो असाइन किए हैं। हम अगर सिंपली H1 का टैग यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिसमें हमने फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ असाइन किया हुआ है वो अप्लाई होंगी। अगर हम टाइटल क्लास यूज़ करते हैं तो जो टाइटल क्लास का स्टाइल है वो अप्लाई होगा। और अगर हम बॉडी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो हमने स्टाइल डिफ़ाइन किया है वो अप्लाई होगा H1 के ऊपर। इस एग्जांपल में देखिए आप जो हाईलाइटेड कोड है इसमें हमने पहले H1 हेडिंग यूज़ की है और उसमें क्लास हमने टाइटल यूज़ की है और इस क्लास हेडिंग के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ IT है। अब आप देखें कि ये जो हेडिंग टेक्स्ट है वो बेसिकली लोअर केस और अपर केस का मिक्सचर है, लेकिन हमने जो टाइटल क्लास डिफाइन की थी उसमें हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस सेट किया था। इसके बाद देखिए आप जो सेकंड लाइन है इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग के थ्रू। इससे वैल्यू हमने 5 असाइन की, यानी थिकनेस जो है वो 5x लाइन की और कलर जो है वो लाइट ब्लू है। तो ये हम HTML में देख चुके हैं कि HR का टैग किस तरह से यूज़ होता है। इसके बाद आप देखें कि जो थर्ड लाइन है इसमें हमने H1 टैग को अगेन यूज़ किया है और इस दफ़ा हमने क्लास जो है वो बॉडी टेक्स्ट रखी है और इस हेडिंग के लिए जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो इंट्रोडक्शन है और लोअर केस में लिखा हुआ है।
तो अगर आप इस कोड की आउटपुट देखें तो आप देखें कि जो कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी है वो सारे का सारा अपर केस में हमें डिस्प्ले हो रहा है। आप देखें कि हमने जो हेडिंग के अंदर टेक्स्ट लिखा था वो मिक्सचर था अपर और लोअर केस का, लेकिन चूंकि हमने जब स्टाइल डिफाइन किया था H1 के लिए, जो टाइटल क्लास है वो डिफाइन की थी, तो उसमें हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस असाइन किया था। तो आप देखें वो ऑटोमेटिकली सारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके लिए हमने HR का टैग यूज़ किया था प्रीवियस एग्जांपल में। और उसके बाद आप देखें कि जो हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटलाइज्ड है, यानी जो फर्स्ट कैरेक्टर है लेटर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका कलर भी देखें आपके पर्पल कलर है वो अंडरलाइंड है। तो ये वही स्टाइल है जो हमने H1 की जो सेकंड क्लास स्टाइल के अंदर डिक्लेयर की थी बॉडी टेक्स्ट की, उस क्लास में हमने यही स्टाइल डिफाइन किया था। वही स्टाइल जो है वो अप्लाई हो रहा है इस हेडिंग के टैग के ऊपर। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने एक ही टैग है और उसके लिए मल्टीपल स्टाइल्स जो है वो डिफाइन किए हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने किसी भी क्लास को यूज़ किया है तो एक ही टैग जो है वो डिफरेंट वेज से बिहेव कर रहा है। अभी तक के लेक्चर में हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फ़ॉन्ट रिलेटेड और टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मिलके टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने लिंक्स को स्टाइल करना हो तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। बेसिकली जब हमने लिंक्स स्टडी किए थे HTML के लेक्चर में, तो हमने देखा था कि जब लिंक डिस्प्ले होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उस लिंक का कलर जो है ब्लू होता है, वो अंडरलाइंड टेक्स्ट होता है। अगर हम लिंक के अपीयरेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कलर, यानी कि जो लिंक का टेक्स्ट कलर है वो हम स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह से हमारे पास बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। बैकग्राउंड कलर बेसिकली जो लिंक का टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसे हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे वो टेक्स्ट लिंक का जो टेक्स्ट है वो किसी ने हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन का जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ की जा सकती है लिंक के टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो अगेन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन और ब्लिंक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट वो अंडरलाइंड होता है। लिंक का टेक्स्ट जो होता है हम चाहें तो उसे अंडरलाइन रहने दें। स्ट्राइक थ्रू मींस के एक लाइन लिंक के बीच में से गुजरेगी, टेक्स्ट के बीच में से। ओवरलाइन के जो टेक्स्ट है लिंक का उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और ब्लिंक। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट है लिंक का वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिस्प्ले हो, तो यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होता है वो भी ना हो, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन कर देंगे, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले होगा। CSS में लिंक्स की डिफरेंट स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए अभी कुछ क्लासेस डिफाइंड हैं जिन्हें हम सूडो क्लासेस कहते हैं। बेसिकली जो लिंक्स होते हैं अगर हम कर्सर को मूव करते हैं तो एक डिफरेंट स्टेट होती है। जब हम उसे एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं तो वो एक डिफरेंट स्टेट होती है उसकी। इसी तरह से जब लिंक एक्टिव होता है तो वो एक डिफरेंट स्टेट होती है। तो CSS हमें प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिन्हें यूज़ करके हम लिंक की डिफरेंट स्टेट्स को भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें सबसे पहली जो
सूडो क्लास है वो हमारे पास लिंक की है. बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू स्टाइल फॉर लिंक्स इन जनरल. जब हम ए का टैग यूज़ करते हैं तो हम ए के टैग को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जब इन पेज रेफरेंसेस बनाते हैं तो ए के टैग को हम लोकेशंस मार्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो जो लिंक की सूडो क्लास है बेसिकली वो जब क्लिकेबल लिंक्स होता है, ए का टैग एक पेज को लिंक कर रहा होता है, तो उस स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हम लिंक की सूडो क्लास यूज़ करते हैं. इट मींस हमने ए के टैग के लिए कोई रूल डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हम जो उस ए के टैग में किसी पेज को लिंक भी करते हैं तो तब उस स्टेट को हम लिंक की स्टेट कहेंगे. इसी तरह से हमारे पास विजिटेड की स्टेट है. बेसिकली जब हम लिंक को एक दफ़ा क्लिक कर चुके होते हैं तो उसके बाद अगर हम कोई डिफरेंट स्टाइल देना चाह रहे हैं, इट मींस कि एक पेज के जो लिंक्स हैं उनमें से वो लिंक्स जिन्हें हमने ऑलरेडी विजिट कर चुका है, आप चाहते हैं कि वो डिफरेंट तरीके से नज़र आएँ, तो उसके लिए हमारे पास जो है विजिटेड की स्टेट होती है, सूडो क्लास है, हम यूज़ करके इस स्टेट को भी स्टाइल कर सकते हैं. इसी तरह से होवर के हम जैसे ही माउस को मूव करते हैं लिंक के ऊपर तो उस स्टेट को भी हम स्टाइल कर सकते हैं होवर की सूडो क्लास को यूज़ करते हुए. इसी तरह से हमारे पास जब हम लिंक को क्लिक करते हैं तो स्टेट को एक्टिव स्टेट कहते हैं. तो एक्टिव स्टेट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक्टिव की सूडो क्लास है. आइए हम एक एग्जांपल में इन सूडो क्लासेस को यूज़ करते हैं और उसका जो आउटपुट है वो देखते हैं कि वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं लिंक्स की अपीयरेंस को. आप इस स्टाइल शीट के में देखें, हमने एक के टैग के लिए कुछ स्टाइल डिफाइन किया है. इट मींस कि जब भी ए का लिंक टैग यूज़ होगा तो वो ये वाला स्टाइल अडॉप्ट कर लेगा. फ़ॉन्ट फैमिली ही हमने सेट किया है, फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेट किया और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमने वो नन रखा है. अब आप देखें कि ए का टैग किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो ये स्टाइल जो है उसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा. लेकिन अगर जो लिंक है वो ए का टैग लिंक करने के लिए यूज़ हो रहा है तो हमने उसमें जो सेटिंग की है वो कलर रेड होगा. इट मींस कि जब भी हमने ए के टैग के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को लिंक किया होगा तो उस लिंक टेक्स्ट की जो अपीयरेंस होगी वो रेड कलर की होगी. इसी तरह से हमने विजिटेड स्टेट को जो है स्टाइल किया हुआ है कि अगर कोई यूज़र एक लिंक को विजिट कर लेता है तो उसके बाद उसका कलर जो है वो येलो हो जाए. इसी तरह से हमने होवर की स्टेट को कंट्रोल किया है कि यूज़र जैसे ही कर्सर को लिंक के ऊपर मूव करता है तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो जाए और उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है जो अंडरलाइन हो जाए. आप देखें इस स्टाइल के अंदर बेसिकली हमने डिफरेंट लिंक स्टेट्स को भी कंट्रोल किया है. एक ए का टैग जो है वो अगर वो लिंक कर रहा है तो उसका कलर रेड होगा. अगर हम एक लिंक को क्लिक कर चुके हैं तो उसका कलर येलो हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम लिंक के ऊपर कर्सर को मूव करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा. हम इस टैग को यूज़ करते हैं प्रीवियस एग्जांपल में. आप देखेंगे जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें बेसिकली एक लिंक ऐड किया गया है ahref text.html को, और जो टेक्स्ट है वो होम है और फिर ए का टैग जो है वो क्लोज हो रहा है. इसके बाद आप देखेंगे कि $NBSP सेमीकोलन बेसिकली ये ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है HTML में टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए. तो अब होगा क्या कि होम का लिंक डिस्प्ले होगा
और उसके बाद मल्टीपल स्पेसेस हैं जो कि आप देखें NBSP के ज़रिए हमने दिए हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट लिंक है जो कि ब्लैंक लिंक है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट जो है उसे पेज असाइन नहीं किया, लेकिन जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमारे पास कैंपसेस और अगेन कुछ स्पेसेस हैं। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट्स का लिंक है और अगेन स्पेसेस हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो कुछ लिंक्स ऐड किए अपने पेज में और इन्हें सेंटर अलाइन कर लिया। अब आप देखेंगे ये जो कोड है बेसिकली वो लिंक को डिस्प्ले कर रहा है। फिर कुछ स्पेसेस हमने ऐड की हुई हैं %NBSP के थ्रू, और उसके बाद दूसरा लिंक है, फिर कुछ स्पेस है, फिर लिंक है, और ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो वेब पेज में सेंटर अलाइंड है। अब इन लिंक्स के ऊपर हमने पहले से एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखी थी। इन लिंक्स के बाद भी हमने एक HR के टैग के साथ एक लाइट ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आइए हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि ये स्टाइल कैसे बिहेव करता है लिंक्स के टैग के ऊपर। आप देखें कि हमने वही जो कोड प्रीवियस स्लाइड पे देखा था वो कोड हमने ब्राउज़र में ओपन किया है। आप देखें कि हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हमारे पास ये लिंक्स हैं कुछ, और इसके बाद लिंक्स के बाद भी हमारे पास जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। आप देखेंगे ये सारे लिंक्स जो हैं वो येलो कलर के हैं। इट मीन्स के ये लिंक्स क्लिक हो चुके हैं, और जैसे ही हम कर्सर को मूव करते हैं इस लिंक के ऊपर तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाता है, और ये टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अंडरलाइन भी हो जाता है। तो आप देखेंगे अब जो लिंक्स की अपीयरेंस है, इन लिंक्स का जो साइज़ है वो भी जो नॉर्मल लिंक साइज़ होता है उससे ज़्यादा हमने सेट किया था स्टाइल के अंदर। इसी तरह से हमने जो टेक्स्ट का जो कलर है लिंक टेक्स्ट का वो भी हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट किया, और हमने उसकी डिफरेंट स्टेट्स को भी जो स्टाइल किया है आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक्स के बाद हम बैकग्राउंड को स्टाइल करना सीखेंगे। बैकग्राउंड से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, वो बैकग्राउंड कलर, इट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर, और इसके बाद बैकग्राउंड इमेज है। अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर कोई इमेज सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये स्पेसिफाई करती है कि जो इमेज हमने बैकग्राउंड पे सेट किया है वो रिपीट होगा या नहीं होगा। एक्चुअली जब हमने HTML के पहले लेक्चर में बॉडी का टैग जो है उसमें हमने बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट सीखा था। तो जब हम बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर ऐड करते थे तो अगर वो इमेज जो है वो वेब पेज के साइज से कम है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होना शुरू हो जाती थी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल साइज़ है इमेज का वो बस उसी तरह से डिस्प्ले हो उतना ही इमेज, और बाकी जो है वो वेब पेज जो है वो ब्लैंक हो, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी है। इसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो इमेज है उसने किस पोजीशन के ऊपर डिस्प्ले होना है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। इस स्टाइल में हमने जो सिलेक्टर है हमारे पास वो बॉडी का टैग है। इट मीन्स कि ये जो स्टाइल है वो बॉडी के टैग पे अप्लाई होगा। हमने बैकग्राउंड कलर आप देखेंगे पिंक रखा है। बैकग्राउंड इमेज, हमने एक इमेज जो है वो ऐड किया है। उस इमेज का नाम जो URL यानी है वो comstats.jpg है। तो हमें URL का वर्ड यूज़ करना पड़ता है इमेज को, इमेज का एड्रेस बताने के लिए। उसके बाद देखेंगे बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नो रिपीट, कि ये रिपीट नहीं होगी पिक्चर। और बैकग्राउंड पोजीशन जो है हमने बॉटम रखी है। इट मीन्स के जो इमेज डिस्प्ले होगा
वो जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप आउटपुट देखें उसी प्रीवियस पेज की, तो हमने उसमें कोड में कोई चेंज नहीं की, क्योंकि बॉडी का टैग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था। हमने जस्ट स्टाइल शीट में बैकग्राउंड रिलेटेड इफेक्ट्स ऐड किए हैं और वो ऑटोमेटिकली बॉडी के टैग पे अप्लाई हो गए हैं। आप देखेंगे अब जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक है, और जो इमेज डिस्प्ले हो रहा है वो देखें जहाँ पे वेब पेज बिल्कुल ख़त्म हो रहा है वहाँ बॉटम के ऊपर इमेज हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से देखें अब इमेज रिपीट नहीं हो रहा। अगर हम यही बैकग्राउंड सेट करते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स के थ्रू, तो ये जो इमेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने पूरे वेब पेज पे रिपीट हो जाना था। तो जब हमने उस टाइम पे बॉडी का टैग पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि अगर आप कलर सेट करते हैं और बैकग्राउंड सेट करते हैं तो जो बैकग्राउंड कलर होता है उसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज आ जाता है और हमें डिस्प्ले नहीं होता है। अब आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने बैकग्राउंड कलर भी यूज़ किया है और बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ किया है, और दोनों जो है हमें वो डिस्प्ले हो रहे हैं। बैकग्राउंड के बाद हम अब देखेंगे कि हम टेबल्स को स्टाइल करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट एंड फॉन्ट, हम वही टेक्स्ट और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आज के लेक्चर में पढ़ी हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं कि टेबल के जो कंटेंट्स हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से हमारे पास वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी है। बेसिकली वर्टिकल अलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो किसी सेल के अंदर या किसी रो के अंदर या पूरे टेबल में ये बताती है कि जो टेक्स्ट होगा वो सेल्स के अंदर वर्टिकली किस तरह से अलाइन होगा, मतलब वो टॉप पे होगा, मिडल में होगा या बॉटम पे होगा। इसी तरह से हमारे पास विड्थ की प्रॉपर्टी भी है। विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि जो टेबल है वो कितनी उसकी विड्थ होगी। हाइट की प्रॉपर्टी टेबल की हाइट डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह से हमारे पास बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है जो कि टेबल या सेल्स या रो हम किसी लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं। इसी तरह से हमारे पास बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है। जब हम टेबल या इवन रोज़ या जो सेल्स हैं उसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करके इमेज सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। ये एट्रीब्यूट हमने HTML में पढ़ा था कि बॉर्डर की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बॉर्डर के एट्रीब्यूट में बॉर्डर की थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। CSS हमें कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है, जिनमें बॉर्डर स्टाइल के बॉर्डर जब डिस्प्ले होगा तो उसका स्टाइल क्या होगा। कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल। तो बेसिकली जब हम करेंगे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड तो वो एक सॉलिड लाइन डिस्प्ले होगी। अगर हम बॉर्डर स्टाइल डैश करते हैं तो डैशेस की फॉर्म में बॉर्डर डिस्प्ले होगा। इसी तरह से अगर हम डॉटेड बॉर्डर चाह रहे हैं तो हमें बॉर्डर स्टाइल जो है वो डॉटेड सेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी भी है कि हम बॉर्डर को जो है अपनी मर्जी का कलर असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बॉर्डर बॉटम जो है जो टेबल का बॉटम का बॉर्डर होगा उसे स्टाइल कर सकते हैं। अगेन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल, ये हमारे पास कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी के लिए। इस तरह देखें आपके हमने कुछ बेसिक बॉर्डर के प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। इसी तरह से हमारे पास पैडिंग की प्रॉपर्टी भी है। पैडिंग जब हमने टेबल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि हम सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं
तो सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट बेसिकली एक सेल के बॉर्डर और उसके कंटेंट्स के बीच में स्पेस रखने के लिए यूज़ होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट चारों साइड से उतनी स्पेस जो है वो ऐड हो जाती है कंटेंट्स और सेल के बॉर्डर के बीच में। CSS हमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज असाइन प्रोवाइड करता है, जैसे पैडिंग लेफ्ट के लेफ्ट पैडिंग कंट्रोल करने के लिए, पैडिंग राइट पैडिंग, और इसी तरह से टॉप और बॉटम। तो हम चाहें तो कोई स्पेसिफिक साइड के ऊपर पैडिंग दे सकते हैं बजाय इसके कि वो चारों साइड्स पे हो। आप इस स्लाइड पे देखिए हमने कुछ टेबल के जो एलिमेंट्स हैं हमने उन्हें स्टाइल किया है। सबसे पहले देखें आप कि हमने टेबल के टैग को स्टाइल किया है। तो टेबल जो है वो हमारा सिलेक्टर है पोर्शन में। फिर हमने बॉर्डर स्टाइल जो है वो डैश्ड का है। बॉर्डर जो है 3 पिक्सल्स का बॉर्डर हमने यूज़ किया है और विड्थ जो है वो 300 पिक्सल्स है। अब देखें कि इस स्टाइल में हमने बॉर्डर का स्टाइल जो है वो डैश रखा है और बॉर्डर की विड्थ और जो टेबल की विड्थ है उसे हमने कंट्रोल किया है। इसके बाद आप देखें कि टेबल हेडिंग या TH का जो टैग होता है उसमें हमने फ़ॉन्ट फैमिली जो है यानी वो टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हमने जो है वो सिलेक्ट की है। इसी तरह से हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे रखा है। इट मीन्स कि जब हम TH का टैग यूज़ करेंगे तो वो बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा और उसका जो फ़ॉन्ट है वो डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि जो हमने सेलेक्ट किया है वो फ़ॉन्ट होगा। इसी तरह से आप देखेंगे जब हमने TD के टैग के लिए स्टाइल डिफ़ाइन किया है, इसमें हमने जो बैकग्राउंड कलर रखा है वो लाइट ब्लू है और वर्टिकल अलाइन हमने टॉप यूज़ किया है। और फाइनली हमने TR यानी रो के लिए जो है स्टाइल डिफ़ाइन किया है और इसमें हमने रो की जो हाइट है उसे 50 पिक्सल्स रखा है। तो इस तरह से आप अगर इस स्टाइल को किसी टेबल पे डिफ़ाइन करें अप्लाई करें तो आप देखें कि हमने एक पेज में एक टेबल डिफ़ाइन किया है और इस टेबल में आप देखें कि 2 रोज़ हैं और इसका जो बॉर्डर है वो डैश्ड है। जब हमने यानी इस एग्जांपल में जब हमने टेबल का कोड लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जब बॉर्डर हमने यूज़ किया था वो डैश्ड का था। तो जैसे ही हमने टेबल का टैग लिखा तो उसने डैश्ड बॉर्डर जो है वो सेट कर दिया चारों साइड पे। रो 1 जो है वो हेडिंग रो है। इसमें देखें आपके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे है और टेक्स्ट जो है वो सेंटर लाइंड है और फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो कैलिब्री है जो कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की थी। इसी तरह से जो सेकंड रो है इसमें आप देखें कि जो हमने रो में TDs यूज़ किए हैं TH के बजाय। तो जब हम TD के लिए स्टाइल डिफ़ाइन किया था तो हमने कहा था कि उसका कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू होगा। अब आप देखें कि जो सेकंड रो है उसका दोनों सेल्स का कलर जो है वो ब्लू है और टेक्स्ट जो है वो टॉप लाइन है। इसी तरह से आप इन दोनों रोज को देखें तो उसकी हाइट भी जो है वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम जो है टेक्स्ट टेबल्स की अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं टेबल रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम फ़ॉन्ट के अपीयरेंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हमने फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टीज़ देखी। इसी तरह से फ़ॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी भी थी। फिर हमने देखा कि अगर हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करना है तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी वो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से हमने लिंक्स को स्टाइल करना सीखा कि अगर हम लिंक्स का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना है हमने,
तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो लिंक्स से रिलेटेड सूडो क्लासेस हैं उनके थ्रू हमने एक लिंक की डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उन्हें कंट्रोल किया। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि एक लिंक अगर क्लिक हो चुका है तो उसका जो अपीयरेंस है वो क्या होगी। आप एक लिंक के ऊपर माउस को मूव करते हैं तो उस टाइम पे उसकी अपीयरेंस क्या होगी, और आप लिंक क्लिक करते हैं तो उस अपीयरेंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सूडो क्लासेस। इसके बाद हमने बैकग्राउंड को कंट्रोल करना सीखा, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देखी, हमने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी देखी, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हम ये डिक्लेयर करते हैं कि जो बैकग्राउंड के ऊपर हम इमेज ऐड कर रहे हैं वो रिपीट होगी या नहीं होगी। इसी तरह से हमने बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी देखी कि हम जिसमें डिक्लेयर करते हैं कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो वेब पेज में किस पोजीशन पे डिस्प्ले होगी। फिर आखिर में हमने टेबल्स को स्टाइल करना सीखा, जिसमें हमने देखा कि अगर हम बॉर्डर का स्टाइल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर हम किसी टेबल के बॉटम का जो बॉर्डर है उसे चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी है। फिर हमने जो है टेबल की हाइट विड्थ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज़ देखी। आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक जो एलिमेंट्स हैं HTML के उन्हें स्टाइल करना सीखा है हमने। अगर आप आज के लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल के लिए आप जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं बिगिनिंग HTML, XHTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, उसके चैप्टर 7 और 8 को आप स्टडी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हम CSS और डिव्स के थ्रू एक पेज का लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।